बस्तर संभाग का बीजापुर जिला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लगातार इस इलाके में नक्सली कोई न कोई वारदात को अंजाम देने में सफल हो जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार माओवादी समर्पण कर रहे हैं और बैकफुट में भी हैं। लेकिन बीजापुर की जो स्थिति देखी जाए तो लगता है कि माओवादियों ने पुलिस के नाक में तो कहीं ना कहीं दम करके रखा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज बीजापुर ज़िले में एक दुखद घटना हो गई है। घटना ये हुई कि सीआरपीएफ के जवान सड़क को सुरक्षा देने के लिए निकले हुए थे और उन पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमला करने में अचानक हुए इस हमले में इसके पहले कि जवान कुछ समझ पाते तो जो पहली गोली जो लगी है वो असिस्टेंट कमांडेंट को आकर लगी और हालांकि वो इस दौरान मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई देना शुरू कर चुके थे और लेकिन नक्सलियों की गोली से नहीं बच पाए और मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं एक जवान जिसके पैर पर चोट आई है वो थोड़ा घायल हो गया है और इसके साथ ही घटनास्थल की हालांकि सर्चिंग की गई और फिर बताया गया कि अतिरिक्त फोर्स को भी घटनास्थल पर भेजा गया। लेकिन अभी तक पुलिस के अधिकारियों से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस घटना से जुड़े किसी भी माओवादी को अतिरिक्त फोर्स भेजने के बाद आसपास के इलाकों में सर्चिंग करवाने के बाद किसी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली हो। इस संबंध में डिटेल में जो जानकारी हमने पूरे दिन में जो इकट्ठा की तो उसमें ये लगा हमको जानकारी मिली कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र है और उसके अंतर्गत में तिम्मापुरम में सीआरपीएफ 168 बटालियन का जो कैंप है वहाँ से सुबह मोटरसाइकिल से 8 मोटरसाइकिल से जवान जो हैं वो सड़क को सुरक्षा देने के लिए निकले हुए थे। पुतकेल गाँव की ओर जब ये जवान पहुँचे तो वहाँ डोंगल चिंता एक नाला है, नाला के समीप पहुँचे ये थे और मुझे लगता है कि माओवादियों को इस बात की भनक पहले से थी कि जवान उस ओर आएंगे और यही वजह है कि उन्होंने पहले से ही घात लगाकर वहाँ पर जवानों का इंतज़ार करना सही समझा। और आज मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर के जंगलों में जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि तू डाल डाल में पात पात वाली स्थितियाँ कई बार होती हैं, कभी जवान जीत जाते हैं तो कभी नक्सली भारी पड़ जाते हैं जवानों पर। तो आज भी इसी तरह से नक्सलियों की रणनीति थोड़ी सी ज़्यादा कारगर रह गई और जवान उनके एम्बुश में फंस गए। अचानक हुई फायरिंग, हालांकि जवानों ने भी आधे घंटे तक अचानक हुई फायरिंग के बावजूद वहाँ पे मोर्चा संभाला और बहुत ही बहादुरी से लड़े। बहादुरी से लड़े इसलिए क्योंकि जब भी माओवादी एम्बुश लगाते हैं तो आसपास के पूरे इलाके की रेकी करके इस बात को पुख्ता कर लेते हैं कि अगर जवान ऊपर भारी पड़ते भी हैं तो वो किस तरह से जवानों के ऊपर हमला करके अपने आप को भारी करने की कोशिश करेंगे। तो वो हर उस इलाके की छुपने वाली जगह पर भी एम्बुश लगाते हैं जहाँ पर ये उम्मीद होती है कि जवानों पर अचानक फायरिंग हो जाए तो जवान छुपने के लिए, आड़ लेने के लिए किस स्थान को चुनेंगे। तो ऐसे जगहों को भी नक्सली अपने टारगेट में रखते हैं। तो इस वजह से जवानों के ऊपर अचानक जब फायरिंग होती है तो उन्हें जवाबी कार्रवाई करने में सबसे पहले आड़ लेने की जगह तलाशने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और उसमें अचानक फायरिंग हुई और एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए और एक ही जवान उसमें घायल हुए। तो ये बहुत ही बहादुरी की बात है कि नक्सलियों के एम्बुश में फंसने के बावजूद जवानों ने पूरी दिलेरी से उनका सामना किया। आधे घंटे तक फायरिंग चली और फायरिंग के बाद नक्सली जब उन्हें लगा कि जवान उन पर भारी पड़ रहे हैं तो जंगलों की ओर निकल गए। इस दौरान एक घायल जवान जिसे भी जगदलपुर के एक निजी अस्पताल में लाकर उनका इलाज करवाया जा रहा है, उनसे भी बातचीत हुई। उनके बातचीत के अंश भी आप सुन लीजिए कि वो किस तरह से उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान क्या हुआ। हम लोग तो 9 बजे ड्यूटी का टाइमिंग था, ड्यूटी निकलने के लिए फॉलन हुआ था और एक फ़ोन आया था साहब के लिए। सब कुछ बातचीत किया था, उसके बाद थोड़ा वहाँ सर्चिंग करके वहाँ से निकलूँगा बोल के गया था हम लोग। वहाँ जाने के बाद अम्बुश में फंस गए था हम लोग। इतना नक्सली तो तीनों तरफ से फायरिंग आ रहा है ना। हम तो एक तरफ से देखा था, कम से कम 30 से 40 तक होगा एक तरफ से। बाकी तरफ से तो यूजुअल फायर आ रहा है, बॉम्ब का फायर आ रहा है। वो जंगल में ज़्यादा दिखाई नहीं देगा ना। वो फायरिंग करते करते हुआ था सर, फायरिंग करते करते और लड़ते लड़ते हुआ था सर। शायद फायरिंग कर रहे सर, हम दोनों एक ही साथ था, दोनों फायर करते करते साहब का सीधा चेस्ट में लग गया था गोली। वहाँ से सर हमारा ऊपर दबा का फायर आ रहा, मैं अकेला पड़ गया था उसके बाद और फायरिंग दबा का चल रहा था। वहाँ बगल में एक नाला का जैसे गड्ढा था, मैं वहाँ से फिर गड्ढे में घुसा था। वहाँ से कम 15 से 20 मिनट ऐसे फायर मैं अकेले किया था वहाँ। फिर अकेले किया, वो तो नज़दीक बढ़ते जा रहे तीनों तरफ से।
फिर मैं भी ऐसे एक राउंड इधर उधर करते करते वापस थोड़ा पीछे हटा था। उनका ऊपर भी पीछे था, हमारा पीछे था, वो उनका ऊपर भी दबा के फायरिंग चल रहा। कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तक तो फायरिंग हुआ था। उसके बाद तो हम लोग धीरे धीरे फिर मैं तो पीछे पीछे हट के ऐसे फायर करते करते पीछे हट गया था। वो तो पता नहीं चलेगा ना क्या हुआ क्या करे, वो तो जंगल में अंदर था। सुबह एरिया डोमिनेशन के लिए निकलने का फैसला किया गया, मोटरसाइकिल से गए। एक चीज़ और समझ में आती है कि माओवादी बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं जवानों की गलती करने का। बीते दिनों बीजापुर में ही एक आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 4 जवान घायल हुए थे। मैंने आपको उसकी जानकारी अपने बस्तर टॉकीज के फेसबुक पेज के माध्यम से दी थी। अगर आपने फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो उसमें फॉलो कर लें, क्योंकि फेसबुक पेज में मैं छोटी छोटी जानकारियाँ लगातार अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 4 जवान जो है आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर घायल हो गए थे। वहाँ भी मुझे लगता है कि जवानों के पैदल चलने का जो प्रोटोकॉल है उसे कहीं ना कहीं जवानों ने तोड़ा होगा, तभी एक साथ 4 जवान घायल हो गए। क्योंकि जवानों को जब जंगलों में पैदल चलना होता है तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है कि एक जवान से दूसरे जवान के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, किसी भी पेड़ के छांव में इन्हें नहीं जाना है। ऐसे तमाम छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो जवानों को बताई जाती हैं कि इस बात को बहुत ही एहतियातन ध्यान में रखना है, जिसका फ़ायदा माओवादी ना उठा पाएँ। लेकिन वहाँ पे भी जवानों ने कुछ लापरवाही की और 4 जवान घायल हो गए। वहीं जिस तरह से आज की जो मुठभेड़ हुई है इसमें भी मोटरसाइकिल से जवानों का रोड ओपनिंग के लिए या सड़क सुरक्षा के लिए जाना, और जिसका फ़ायदा माओवादी ने उठाया। क्योंकि अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो बहुत आसानी से माओवादी आपको अपना निशाना बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप अटेंशन पोजीशन में नहीं रहेंगे, मतलब गन आप तैयार लेकर नहीं बैठेंगे कि सीधे फायर खोल दें। आपको भी एम्बुश में या मोर्चा लेने के लिए कुछ समय लगेगा और उतने समय का फ़ायदा ही माओवादियों के द्वारा उठाया जाता है। जो भी हो, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ। हमने अपने एक जवान खो दिया, झारखंड के निवासी थे, और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी देने के बाद उनके गृहग्राम भेजा जाएगा, जिसकी जानकारी बस्तर आईजी ने दी। घायल जवान का इलाज जारी है। वहीं बीजापुर में कल भी एक घटना हुई। बेदरे एक इलाका है इंद्रावती नदी का, जिसमें एक बड़ा पुल प्रस्तावित है और 4-5 महीने से उस पुल के निर्माण का कार्य भी जारी है। निजी कंपनी के ठेकेदार के द्वारा उस पुल का निर्माण करवाया जा रहा है, और उस पुल निर्माण के दौरान कल उनके जो निजी इंजीनियर हैं और उनके सहयोगी वो नदी के दूसरी ओर गए थे देखने के लिए कि किस तरह से काम हो रहा है और क्या काम उस दूसरी ओर से शुरू किया जाना है। उसी दरमियान कुछ ग्रामीणों ने बताया कि हथियारबंद कुछ माओवादी वहां पहुंचे थे और उस निजी कंपनी के इंजीनियर को और उसके सहयोगी को लेकर अपने साथ चले गए। हालांकि प्रथम पूछताछ में पुलिस ने इस बात को इनकार किया और कहा कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, अभी तक इंजीनियर और उनके सहयोगी का कोई अता पता नहीं है। जो इंजीनियर है उनका नाम अशोक पवार है और उनके जो सहयोगी हैं उनका नाम आनंद है। 24 घंटे का अधिक समय बीत गया है। और आपको अगर याद हो तो कुछ 1 या 1.5 महीने पहले बीजापुर के ही गंगालूर क्षेत्र में एक और इंजीनियर का अपहरण माओवादियों ने किया था और फिर उनकी पत्नी ने गुहार लगाई थी, और काफ़ी लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद माओवादियों ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। हालांकि यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि माओवादी बेवजह किसी की हत्या ना करें, और मुझे नहीं लगता कि उस निजी कंपनी के इंजीनियर का कोई दोष होगा कि उसे लेकर माओवादी अपने साथ चले गए हैं। उसे सकुशल रिहा कर दे, हम भी अपील करेंगे। हालांकि माओवादी क्षमा करेंगे, वो जो इंजीनियर है अशोक पवार, उनकी जो पत्नी है सोनाली पवार, उन्होंने एक वीडियो जारी करके माओवादियों से अपील की है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए कि कितना मार्मिक अपील है। मैं चाहूँगा कि माओवादी उस इंजीनियर की पत्नी के इस मार्मिक अपील को देखकर उस इंजीनियर को रिहा कर दें। उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उस बेदरे जैसे इलाके में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। बहुत ज़्यादा तनख्वाह भी उसकी नहीं होगी, केवल परिवार पालने के लिए। उसकी पत्नी ने यह भी वादा किया है कि अगर वो कोई गलती किया है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती हैं और दोबारा उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी वादा किया है कि उनके पति को अगर सकुशल रिहा कर दिया जाएगा तो वे बस्तर छोड़कर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि माओवादियों को उनकी पत्नी की अपील को सुनना चाहिए और सीरियसली लेते हुए उन्हें सकुशल रिहा कर देना। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, छोड़ दीजिए।
मेरे पति अभी 15-20 दिन हुए हैं काम करने गए हैं वहाँ पर, गांव वाले उठा के लेके गए हैं उनको। प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे 2 छोटे बच्चे, एक बच्ची पढ़ रही है, एक बच्ची छोटी है, हम लोग कहाँ जाएंगे, उनके भरोसे तो यहाँ पर थे। छोड़ दीजिए उनको कुछ मत करिए, हम लोग घर चले जाएंगे अपने। बस्तर में बीजापुर का इलाका सुर्खियों में है क्योंकि बीते दिनों यहाँ पे आईडी ब्लास्ट हुआ, 4 जवान घायल हुए। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए, एक जवान फिर से घायल हैं और एक इंजीनियर और उनके सहयोगी का माओवादियों ने अपहरण भी कर लिया है। अभी माओवादियों के TCOC का समय काफ़ी नज़दीक है और उसके पहले ही माओवादियों के द्वारा लगातार बीजापुर के इलाके में इस तरह से उत्पात मचाया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की जानकारी अगर आपको लगती है कि बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से आपको मिलनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर भी जाकर उसे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।